अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है दी एम्बेसडर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ैबिस के उन मैं होनहार भी कह सकता हूँ, कामयाब भी कह सकता हूँ, सक्सेसफुल भी कह सकता हूँ, चैंपियंस भी कह सकता हूँ, बहुत सारे टाइटल्स दे सकता हूँ क्योंकि हम अपने उन एलुमनाइज़ के साथ आपको मिलाने जाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत भी की है, स्ट्रगल भी की है, एजुकेशन पे फोकस होके काम किया एंड देन अगेन जो उनके विजन थे, उनके ऊपर उन्होंने एक मिशन बनाया और उस मिशन के हिसाब से उन्होंने अपनी जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उस पे परसुएशन देते हुए अपनी अचीवमेंट्स की तरफ गामजन है। मुझे नहीं पता कि मेरे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं आज के उनके जो विजन्स है किस कदर मैं ये कहूँगा कि बुलंद हैं, बाशऊर हैं या ये कहूँगी कि बेहतरी की तरफ है। मगर कहीं न कहीं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस बहुत ही मैं कहूँगा कि छोटी उम्र में सीईओ का लेवल का एक टाइटल भी अर्न किया और ऑब्वियसली किसी भी टाइटल को अर्न करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड देन अगेन फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं और जिस इंसान से हम बात करने जा रहे हैं, ही इज़ वेरी हैंडसम, चार्मिंग एंड वेरी kind of intellectual personality. He is himself a researcher, educationist, and the most probably as a person who can trying to invent something very good for the society. Yes, this is Bahroz Nurani. Assalamu alaikum, Bahroz. Thank you so much for inviting. It's an honor. It's an honor. Thank you so Literally. much for the lovely introduction as well. You deserve, my dear brother. You Thank you. deserve. बहरोज अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप हमारे पास मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट रहे हैं एंड देन अगेन अब आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जिसमें आपकी एक कंपनी है लायंस इंजीनियरिंग के नाम से और एक है स्टेम के Alliance नाम STEM. से एंड देन अगेन एक स्टेम आपका क्लब भी है। इन Yes. सब चीज़ों पे बहुत लंबी चौड़ी बात होगी मगर हमेशा कहते हैं कि रूट्स देखने चाहिए। कोई भी बहुत बड़ी लंबी खतरनाक लेवल की हम कहते हैं ना अर्थ प्रूफ और शॉक प्रूफ Shock. इमारत देखी जाती है, मतलब सबसे पहले उसकी ये base चीज़ देखते देखी जाती है कि उसकी बुनियाद कैसी है। तो मैं आज के शो में वैसे भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ जब शो करता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं मगर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इतनी मोहब्बत और आपका इतना खुलूस देखते हुए मैं चाहूँगा कि हम स्टार्ट करें आपकी बुनियाद से। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसी हुई और तीसरा सवाल कि आप किस तरह के स्टूडेंट थे स्कूलिंग टाइम में? So basically मेरी स्कूलिंग जो है वो SMS स्कूल आगा खान से सुल्तान मोहम्मद शाह स्कूल आगा खान बोर्ड से जो है वो मैंने ग्रेजुएट किया था, मैट्रिकुलेशन किया था और उस वक्त जो है वो थोड़े से मस्ती करने वाले बच्चों में शामिल होते थे और यस साइंस इंजीनियरिंग का उसी वक्त से शौक था बिल्कुल ही और तो हमने जो है वो वहाँ से आगा खान बोर्ड से साइंस किया और इसके बाद हमने जो है वो NCR CET से इंटरमीडिएट हमने प्री इंजीनियरिंग के अंदर किया एंड देन हमने जो है वो BE ज़ेबिस से हमने जो है वो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। सही। अच्छा, ये सफर तो ऑब्वियसली आप शायद मुझे या तो बताना नहीं चाह रहे कि आप स्कूलिंग में स्टूडेंट आपने एक कम लफ्जों में समराइज करने की कोशिश की। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बहुत ही नोटोरियस होते हैं, बहुत ही ऐसे चुलबुले होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि आदत के साथ मैं आपको कह नहीं रहा हूँ ऐसी चीज, मैं क्या कहा जाता है कि यार ये सिर्फ जो है चुलबुला है, या तो इसे एक्टिंग करवा लो या से मस्ती करवा लो, मौज करवा लो, ये जो है ना पढ़े लिखेगा नहीं। मगर समवॉट जब चीजें टर्न आउट होती है ना तो वही लोग कहते हैं कि नहीं भाई ही वाज अ जैम। देखिए देयर इज अ पॉइंट, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल एक की पॉइंट पकड़ा है। स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं ना सबकी कैटेगरी होती है, सबकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। कोई जो है वो ओरेटरी होते हैं जिनको सिर्फ जो है वो पढ़ना है, कोई जो है वो काइनेस्थेटिक होते हैं। जैसे मैं काइनेस्थेटिक किड था, मुझे बैठ के पढ़ाओ ऐसा वाला कोई मामला नहीं है, मुझसे एक्टिविटीज कराओ, खेल कूद करके मुझसे जो है वो आप चीजें करवाओ। सो आई एम वेरी प्रोएक्टिव इन दैट और मैं आपको शायद आपकी उम्मीद से बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ। सो इट्स लाइक आई वाज काइनेस्थेटिक किड। सो हमें जो है ना वो चाइल्ड साइकोलॉजी को थोड़ा सा रीड करना चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी को रीड करें कि कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहा है या वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि टीचिंग स्ट्रैटेजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी उस बच्चे के लिए क्या है, उसको क्या समझ में आएगा, टीचर जैसे उसको पिक कर लेता ना, इसके बाद इट्स पीस ऑफ केक उसको कुछ भी समझाना। बचपन से लेके क्लास 5 तक आपके कौन से 5 टीचर्स जो आपके दिमाग में आज भी एज अ रोल मॉडल है? चाहे उनसे डांट पड़ी हो, मतलब क्रेडिट इस तरह भी जा सकता है ना कि अगर ये उस वक्त मुझे डांटते नहीं, समझाते नहीं, या मुझे हम तो ये मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ तो मैं कहता हूँ जब तक वो मार ना मिलती ना तो मैं वाकई आज ना सुधर पाता, आज इस मकसद या इस जगह पे ना होता, चीजों को अंडरस्टैंड ना करता या सीरियस ना होता एजुकेशन के साथ। कोई 5 क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक
हाँ कोई 5 टीचर ऐसे जो तुम्हें आज भी कहोगे यार दीज वर द मतलब बेस्ट मॉडल्स इन माय लाइफ? अच्छा, तो एक हमारे सर थे, सर तौकीर। ये तो 5 क्लास से थोड़ी आगे की कहानी है। सर तौकीर थे, अब वो ही वाज अ फनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा। लेकिन वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस थे। जो टॉपिक वो पढ़ाने आते थे ना, वो पढ़ाए बगैर क्लासरूम से नहीं जाएंगे, चाहे क्लासरूम में कुछ भी हो रहा हो। वाओ! लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं। सही, ठीक है, तो उसमें हमारी पिटाइयाँ भी लगी हैं। सही, खेलते-खेलते। कि आप उसको खेल ही समझो, तो उसमें हमारी पिटाइयाँ भी लगी हैं, उसमें हमें पनिशमेंट भी मिली है। और अब ये खैर आप मुझे एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन मैं कर देता हूँ कि मेरी जो है वो इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास फर्स्ट पीरियड, पहला दिन, पहला घंटा था मेरा इस यूनिवर्सिटी इसके कॉलेज के अंदर, फिजिक्स का पीरियड था। सही, वहाँ पर हमारे सर थे सर ज़हीर अब्बास। काफ़ी जो है वो मासूम सी पर्सनैलिटी उनकी, और ट्रेडिशनल आदमी था वो, बिल्कुल ही सफ़ेद, हाँ ऑल द टाइम वाइट शलवार कमीज़ और कोटी के अंदर वो मौजूद थे। जिना कैप पहनी भी होती थी उन्होंने। अच्छा, उनकी जो है ना वो शलवार बिल्कुल टखनों से ऊपर वाले स्टाइल के अंदर ना। अब हमारा पहला कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उनसे। सही। पहले दिन पहला पीरियड उन्होंने क्लास के अंदर एंट्री ली है और हम बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जैसे हमने उनको देखा तो फौरन से मैंने जो है वो कमेंट कर दिया कि बाहर तेज बारिश हो रही है। बस मेरा ये कहना था उनकी शलवार को देख के, पूरी क्लास का हंसना था। पहले दिन पहले मिनट खड़ा किया क्लास से बाहर, तो पहले दिन ही हम क्लास से बाहर थे। सही। अच्छा, तो 2 टीचर हो गए, 3 और कुछ सोचे ना इसके बारे में? अच्छा, बाकी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मोटिवेट और बहुत सपोर्ट किया, जिसमें से एक फैजान नाम था उनका। मैथमेटिक्स वो में पढ़ाते थे। सही। अच्छा, मेरा कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था उस वक्त। सो वो शख्स अपने कैरियर के साथ, अपने काम के साथ इतना सिंसियर था कि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता रहा था कि आप इसको जो है वो अपनी तालीम को जो है वो और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। और ही वाज द गाय जिसने शायद बहुत समझा बुझा के जो है ना वो मुझे अपने साथ लेकर चला। हालांकि मैं उसको कोई इतनी खास कोई फीस नहीं देता था, बट वो हमेशा मोटिवेट अच्छाई की तरफ, और जो है वो अच्छा काम करता हूँ मैं, ये करता हूँ, आई डोंट नो उस वक्त मैं करता भी था कि नहीं, बट वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहा। एंड 2 साल उनका और मेरा साथ रहा, पूरे 2 साल। और उसके अंदर मैंने उनको कोई अच्छी फीस सही, नहीं दी, बिल्कुल। लेकिन वो एक ताल्लुक ऐसा था, एक टीचर और एक स्टूडेंट का हमारा ताल्लुक ऐसा था कि वो उस ताल्लुक, उस मोहब्बत की बेसिस पे वो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सो उसमें कुछ टीचर्स हैं, एक सर फैज़ान है, एक मेरी ट्यूशन टीचर थी मिस रुबीना उनका नाम है, एक वो है, और इस तरीके से कुछ सर हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ ऐसे सर हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बहुत मोटिवेट किया, और किस तरीके से जो है वो अपने करियर को परस्यू करना चाहिए, और किस चीज़ की नीड है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम, उसको एक्सप्लोर करवाया। सो देयर आर पीपल इन द यूनिवर्सिटी एज वेल जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कहीं ना कहीं उन टीचर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए जिन्होंने आपसे 100% मिलना चाहिए। देखें, डायरेक्शन दिखाने वाला और आपको जो है वो एक कामयाब करने वाला आपका उस्ताद है। सही। ठीक है, उस्ताद के बगैर तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। नो डाउट आप अपनी जितनी तैयारी करें, खुद से जितनी तैयारी करें, लेकिन इन दी एंड, और ऑब्वियसली हम कहते हैं उस्ताद जो है वो बाप की जगह होता है। सो ऐसा हम कहते हैं। सो कोई ना कोई वजह है जो हम कहते हैं। और बच्चे बहुत शरीर होते हैं हर बाप के। हाँ, ऐसा तो होता है, लेकिन बाप अपने औलाद को कामयाब देखना कामयाब चाहेगा। देखना चाहता है, बिल्कुल। तो वो उस्ताद की ये नीयत नहीं होती है कि इसको तो मैं फेल करूंगा, वो बिल्कुल सही अपने कहा बच्चे को कामयाब देखना चाहता है बेशक, कि ऐसा जो ही। मैं उसको सिखा रहा हूँ ना वो मुझे करके दे। इवन पेरेंट्स जब सजा भी देते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि उसको सुधारें, उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। उनका बिल्कुल मकसद ये थोड़ी होता है कि उसके साथ हार्श या मिसबिहेव करें या उसकी जिस तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्रेड करें। वो बिल्कुल हमेशा ऐसा यही है। चाहते हैं कि वो बेहतर बने, बेहतर से बेहतर इंसान बने, कामयाब से कामयाब तरीन इंसान बने। अच्छा, यहाँ तक तो सफर था स्टूडेंट का। आपने अपने टीचर्स के साथ बहुत कुछ चीजें सीखी, समझी, की, शरारत भी की। आज आप भी एक उस्ताद है समवॉट, जो मैंने आपके प्रोफाइल के अंदर देखा है, उसमें एक डिटेल्ड शो मैं अलग से करूंगा, मगर इस वक्त जो मैं आपका एक पोजीशन देख रहा हूँ उसमें आप एक एज अ टीचर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं सोसाइटी में। आज अपने आप को कैसा टीचर देख रहे हैं? अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने ये मुझसे पूछ लिया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने तमीज़ किस चीज़ की बांधी थी। अच्छा जी, तो बिल्कुल उस्ताद हैं, और कुछ थोड़े से ही अरसे के अंदर
पिछले 4 साल के अरसे के अंदर कुछ तकरीबन 10-12 हज़ार से बच्चे ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँगा मैं। सो फिर वही हर तरीके का बच्चा हमारे पास होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है, जो हमारे वर्क से रिलेटेड है, जो मेरे वर्क से रिलेटेड है, कि जब मेरी टीम या हम क्लासरूम के अंदर पहुँचते हैं, तो बच्चों के चेहरे पे ना अलग सी खुशी आ जाती है। सही। वो देख के ना अपनी कामयाबी का अंदाज़ा होता है कि जब आप अपने जो है वो स्टूडेंट को अपनी शक्ल दिखाएं जब आपकी एंट्री हो, तो वो ये ना बोले यार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यार इससे पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बल्कि उनका एक्साइटमेंट का लेवल ये होता है कि वो हमको देखते ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव वाइब बिल्कुल जनरेट हो जाती है। तो उसी एंथुजियाज्म से हमारा उनको पढ़ाने का दिल करता है। और वी बिलीव इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो हम उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं और उससे जो है वो तमाम तर जो है वो टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज उनके अंदर इम्प्लांट कराते हैं। तो दे एंजॉय एज वेल, वी एंजॉय एज वेल। एंड हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वो लिख कर सीखने वाले हैं उनके लिए कुछ उस तरीके की एक्टिविटीज़ हों, जो सुनकर जो है वो सीखने वाले हैं तो उनके लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो, जो काइनेस्थेटिक है, जो काम हिल-जुल के काम करने वाले लोगों में से हैं, उनके लिए उस तरीके की एक्टिविटी हो। तो हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि इस सब को ब्लेंड करके सारे स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल करके अपना जो भी टॉपिक है, जो भी थीम है, वो डिलीवर करें। अच्छा, बहुत सी चीज़ों को आपके लफ्ज़ों से मैंने सीखा है, अभी आपसे जो बात चल रही है। तो इंटरैक्टिव सेशन होना बहुत लाज़मी बहुत है, एक्टिविटी बेस्ड सेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अगेन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आपने कहा कि बच्चे आप जब क्लास में जाते हैं, उनके चेहरे पे डिफरेंट एक चेहरे के कलर्स होते हैं, या जस्ट लाइक एक्सप्रेशंस होते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके साथ, जिससे आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं। वाइस वर्सा एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि जब आपके पास बच्चे हैं, सब कुछ है, स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ, आपने अपना टाइम भी गुज़ारा है और आपने अपनी बातों में एक चीज़ भी कही कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यार ये दोबारा आ गए, इनसे ही पढ़ना पड़ेगा, फिर अजीब-सी चीज़ें होंगी। आपकी लाइफ में ये कब तक हुआ? मतलब ऐसा वाक़या आपके ज़हन में है कि ऐसा आपके साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुआ? बिल्कुल हमारे ज़हन में है। मैथ्स मुझे नहीं पसंद था और मैथ्स का काम कभी कंप्लीट भी नहीं होता था। तो एक मैथ्स की हमारी टीचर थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बिल्कुल उनके साथ ऐसी वाली फीलिंग थी कि जब कॉपी चेक करने का टाइम आता था ना, तो हम सोचते थे कि क्या बहाना बना के क्लासरूम से जाना है और पीरियड खत्म होने के बाद क्लासरूम में आना है। तो ऐसा बिल्कुल ऐसे उस्ताद रहे हैं जिनसे हम थोड़े से भागते थे कि भाई यार इसके पीरियड से पहले क्लास से निकलना है। सही। कुछ भी करके इसे कॉपी छुपा देना क्योंकि काम कंप्लीट नहीं है। सो ये वाली चीजें बिल्कुल की है हमने। अच्छा, अब ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत सारी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। Yes. मेरे सवाल या इसको डिज़ाइन करने का माइंडसेट ये था कि अब देखिए आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं, Yes. आप भी लोगों को मैथ्स पढ़ाते होंगे Yes, ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ें देखी जाएँ, आज के दौर में जो आज के बच्चे को मिल रही है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड ये कि आई गोना लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माय क्लास एंड माय टीचर्स जस्ट एंटर्ड, आई एम हैप्पी दैट शी इज़ हियर एंड आई एम गोना लर्न समथिंग न्यू। अगर यही टेक्निक्स उस टाइम में होती तो आपका कितना आज बेनिफिट होता? देखिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये आपने एक 100% मैं कहूँगा एक टू द पॉइंट क्वेश्चन मुझसे कर दिया कि अगर वो चीज़ें हमें उस वक्त मिल जाती तो आज हमारा स्टेटस क्या होता। सो एक छोटी सी एक मिसाल है कि हम कहते हैं कि चाइनीज़ का बच्चा जो है वो बहुत तेज़ है, सही। जापानीज़ का बच्चा बहुत तेज़ है, हम ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो उस चाइनीज़ के बच्चे के पास 206 हड्डियाँ ही हैं जो मेरे पास है। ऐसा ही है, बिल्कुल। उसके ब्लड ग्रुप्स वही हैं जो जो मेरे हमारे पास है। 2 ही हाथ हैं उसके पास, 2 ही पैर हैं उसके पास, एक ही दिमाग है उसके पास, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सब कुछ वैसा ही है। डिफरेंट क्या है कि वहाँ पर जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के ऊपर वहाँ पर काम किया गया है। छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी उम्र से ही चीज़ें तय कर दी गई हैं कि भाई इसको किस किस्म की नॉलेज देनी है, कितना इसके जो है वो पोटेंशियल्स को टेस्ट करना है और इसको किस तरीके से जो है वो एक फ्रूटफुल लर्निंग एनवायरनमेंट देना है। तो जब आप उसको अर्ली चाइल्ड से ही, उसकी अर्ली उम्र से ही वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसी चीज़ों की बाउंड्री में रह के उसी तरीके से फ्लरिश करता है। ऐसे ही। सो हम भी इसकी तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट है लेकिन बेहतरी की तरफ बिल्कुल है। एक ग्राफ जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। हमारे टाइम पे नहीं था, बट येस नाउ द किड्स आर गेटिंग दीज टेक्निकल थिंग्स फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्ड। सो उनकी एज से पहले उनको वो चीज़ें मिल रही। सो वी बिलीव दैट आफ्टर अ डिकेड और कुछ टाइम बाद माइट बी वी विल बी having some innovators from Pakistan as well. सही। अच्छा, अब
हम बहरोज़ बात कर रहे थे जब हमने शो स्टार्ट नहीं किया था कि यू बिलॉन्ग टू अ फैमिली व्हिच हैज़ अ मेडिकल सॉर्ट ऑफ Yeah. just like background. Yes. So you come up with an idea and you become now alhamdulillah an engineer. Yes. Yes. So ये इसके पीछे स्टोरी हम उस वक्त क्योंकि हमें शो भी स्टार्ट करना था मैंने कहा था मैं आपसे ये सवाल शो में करूंगा शायद आप कुछ बचपन की कोई खिड़की की बात करने वाले थे मैं चाहूंगा कि ये आप हमारे साथ जरूर शेयर करें अच्छा, लाइक बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने कैरियर को ऑप्ट करने के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको करियर काउंसलिंग की नीड पड़ जाती है और कुछ जो है वो अपने ग्रेड्स की वजह से शेकी हो जाते हैं कि मेरे पास तो ग्रेड्स ही नहीं आया, मुझे तो यहाँ जाना था, मैं तो ये कर ही नहीं पाया, सही सो परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को एक छोटा सा मशवरा है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी विश देखें कि सही। उनकी खुद की विश क्या, उनकी खुद की विल क्या, उन्हें खुद क्या करना है, ना कि जो सोसाइटी जिसको अच्छा बोल रही है कि ये एक ग्रोइंग बिजनेस है या ये ग्रोइंग इसकी मार्केट है, इसके अंदर काम करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट यू फील, वेयर यू फील कंफर्टेबल, जहां आपको लगता है कि आप खुशी से काम कर सकते हैं या आप खुशी से डिलीवर कर सकते हैं, आपको वो कैरियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्ट करना चाहिए। सो इन दैट केस माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। मेरा फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल से ही है। मेरे भाई बहन जो है वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ जो है वो हेड नर्स हैं, कुछ जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर प्रोफेसर्स हैं। सो घर वालों की ख्वाहिश यही थी कि मैं भी जो है वो BDS करूं और जो है वो एक मेडिकल की तरफ फील्ड के अंदर जाऊं। बट व्हाट आई वांटेड फ्रॉम द बिगनिंग वाज के मुझे इंजीनियर बनना है, और उसकी एक छोटी सी वजह, आई बिलीव दैट गॉड गिव यू साइंस। ठीक है, आपको अल्लाह ताला की तरफ से साइंस मिल रही होती है कि क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। इट्स जस्ट वी हैव टू ओपन अप अवर माइंड, हमें अपनी विंडोज ओपन रखनी चाहिए एंड वी हैव टू ऑप्ट इट। सो बचपन से ही मुझे एक मशीन थी जिससे बहुत ही ज़्यादा प्यार था, जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पर हूँ। दैट वाज अ सीमेंट मिक्सचर मशीन जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होती है, which go up and down, वो सीमेंट क्रेन टाइप होती है। यस। तो वो मुझे बहुत ही पसंद थी, लाइक वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। सो जब भी स्कूल से आता था मैं, मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। तो जब भी मैं घर से वापस आता था, सो मेरा लंच जो है ना वो मेरी घर की विंडो पे, मेरी बेडरूम की विंडो पे होता था। वहां पर बैठ के मैं खाना खा रहा होता था और सिर्फ वो मशीन को ऊपर जाते नीचे आते देख रहा हूँ, हालांकि मेरा उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो देख के मुझे काफी अपील कर रही है। सो देन एक कार्टून था बॉब द बिल्डर, तो अगेन वो भी एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कार्टून था, वो मुझे बहुत पसंद था। सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे लिए ही बनी है, सो मुझे यही चीज़ करना चाहिए। सो वहाँ पर फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस किया, दे वर रियली वेरी सपोर्टिव। सो दे वर लाइक ठीक है, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई यार मेडिकल बैकग्राउंड से तो ये पढ़ा देगा, वो पढ़ा देगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब अगर घर में आगे पीछे कोई है ही नहीं उस बैकग्राउंड का, किसी को सिया को सबक ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं उस बारे में, और आउट ऑफ नोवेयर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये करना है, तो वो उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग चीज होती है। बट आई टुक दैट चैलेंज। और अच्छा, मुझे इन सब चीजों से एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही है। हम कह रहे हैं इनहेरिटी नहीं आ रही, तो अपने दादा पे गया, उसके दादा भी बड़े अच्छे डॉक्टर थे, फॉर एग्जांपल बोल देते हैं ना लोग इस तरह। अब यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि थिंग व्हिच इज जस्ट लाइक केप्ट इन योर इंटरेस्ट बाय द लॉर्ड ऑलमाइटी लॉर्ड। अब हुआ सीन क्या कि आपने कार्टून देखा या वो क्रेन को ऊपर नीचे आते हुए देखा, फैसिनेशन आपकी शुरू हो गई, प्रोसेसिंग आपका इमेजिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। देन अगेन जो आपसे बात करते हुए नजर आया कि भाई आपको मैथ पसंद नहीं था और इस फील्ड में मैथ भी आना, फिर आपकी लाइफ में सिर्फ फैजान और से दूसरे टीचर भी आए जिन्होंने आपको काउंसिल भी किया, पढ़ाया भी, ट्यूशंस भी दी, आपको इंजीनियर बनाने के लिए मैथ से भी फेमिलियर करवाया। अब यहाँ पर जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से ज्यादा काम करती है आपकी ट्रेनिंग्स। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि चाइनीज के बच्चों को हम क्यों ज्यादा, क्योंकि उनकी तरबियत का मामला जबरदस्त था, उनको जिस तरह का एटमॉस्फेयर दिया जाता है वो उसी में। इवन आपका एटमॉस्फेयर ये था कि आप बचपन से एक लंच का एक आपका सेटअप बना हुआ था, आपको कार्टून्स देखने, कार्टून भी आपको वही फेवरेट थे, कहीं ना कहीं आपकी वो माइंड में चीजें आर्कुलेट कर दी गई। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब आते हैं इस चीज पे, मुझे ये बताएं कि मैथ से कब से दिल लगी शुरू हुई? हालांकि आपको इंजीनियर बनना था और मैथ आपको पसंद नहीं थी, सामना करना है। अच्छा देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा नहीं है मैथ्स पसंद नहीं था, ये था बस नंबर नहीं आते थे। सही। जब नंबर नहीं आते थे तो पसंद नहीं था। अब वो नंबर क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उसको कभी सीरियसली पढ़ा नहीं, कभी सीरियसली उसकी डेप्थ में गए नहीं। और अगेन वही कि आपको
जो आपका उस्ताद है वो किस तरीके से सिखाता है, बात सारी है। तो मैथ्स मुझे उसके बाद पसंद आने लगा जब मेरे नंबर आना शुरू हुआ, सही। जब मैंने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया। मैथ्स एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका पेपर देकर आने के बाद आप बता सकते हो मेरे कितने नंबर आएंगे, श्योरिटी से बता सकते हो। और अगर तो आपका पेपर बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चेक होता है तो नंबर भी उतने ही आने चाहिए। ये एक वाहिद वो सब्जेक्ट है कि बिल्कुल जिसका सही आप कहा। खुद बता सकते हैं कि इसमें मेरे ये नंबर आएंगे। सो इट्स लाइक कि जब आपके सामने आउटपुट आना शुरू होता है ना, आपका उसकी तरफ रुझान वैसे ही बढ़ जाता है, आपका दिल करता है यार मैं और करूं, मैं और करूं। सो इट्स लाइक के मैथ्स प्रैक्टिस का नाम है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपको आती है और आप उसके अंदर परफेक्शनिस्ट होते जाते हैं। सो आफ्टर लाइक माय मैट्रिकुलेशन मैंने उस मैथमेटिक्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया और उसके बाद आई स्टार्ट अचीविंग दी करेक्ट आंसर। जब वो आते थे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता था। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। एक तो ये ना कि सवाल देख के घबरा गए करूं कैसे, लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मैं आंसर निकाल रहा हूँ। मैथ्स के अंदर न्यूमरस मेथड्स होते हैं जिससे आप सॉल्व करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई सिखा दे बेटा ये इसी से करना है, इट्स नॉट नेसेसरी। आप जो है वो कोई भी मेथडोलॉजी अप्लाई करें, कोई भी मेथड अप्लाई करें, इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आउटपुट दैट मींस आपका मेथड ठीक है। सो एक अलग ही जो है वो मजा आने लग गया ना कि टीचर ने कुछ सिखाया लेकिन मैं चैलेंज देके किसी और चीज के थ्रू जो है वो उसको सेम आंसर लाकर दिखा रहा हूँ। सो वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज बनने लग गई अचानक से। जो चीज मुझे नहीं पसंद थी वो जो है वो एक इंटरेस्ट के अंदर डेवलप होना शुरू हो गई। सो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ट्रेनिंग और जिस तरीके से आपको सिखाने वाले हैं वो कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है। सही। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं शो के अंदर, और क्योंकि टाइम देख रहा हूँ तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है सवालात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं मेरे पास, टाइम बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ें, क्योंकि इट्स शो अबाउट लर्निंग आउटकम्स, जो लोग आपकी फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं या सर इसी तरह अपने करियर में फ्लश करना चाह रहे हैं उसके लिए टिप्स हो। तो पहली चीज़ों को तो हमने कोशिश करके कर दिया कि जब तक आप अपने इंटरेस्ट और अपने गोल्स और अपने विजन एंड देन अगेन अपने साथ सीरियस नहीं, जैसे आपने कहा मैथ वाज नॉट द बिग डील बट मैंने सीरियस नहीं लिया था, और जब सीरियस लिया तो आपको बहुत सारी डायरेक्शंस मिल गई, तो भाई ये तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दीस ऑल थिंग्स। How you come up with the idea of mechatronics? Because you were just wanted to become an engineer and आपने जो देखा वो एक क्रेन थी जिसमें सीमेंट और बोरी थी। आप तो सिविल इंजीनियर भी बन सकते थे कहने को। अगर आप कार्टून देख रहे थे तो आप नट बोल्ट्स गाड़ियां ये वो सारी चीजें थी उस कार्टून के अंदर, तो आप मैकेनिकल भी बन सकते थे। तो हाउ यू कम अप विद द मेकाट्रॉनिक्स? व्हाट द मेन प्रोजेक्शन और मेन आइडिया बिहाइंड दिस ऑल? अच्छा, मुझे कुछ जो है ना वो मशीन से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी थी, कुछ ज़्यादा प्यार था मशीन से। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डेवलप मशीन्स और मुझे मशीन्स बनाने का शौक था, तो मैं उसकी चीज़ें जो है वो यूट्यूब में करके भी देखता रहता था। सो उस वक्त तक ये इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट इफ यू टॉक अबाउट अ मशीन और अ रोबोट, इट्स नॉट ओनली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या सिर्फ इन चीज़ों की बात नहीं है। इसके अंदर एक पूरी इंजीनियरिंग का जितनी भी चेंज है सारी इंटरलिंक्ड है। जिसके अंदर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, जिसके अंदर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है। सो ये सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं अपने अपने अपनी जो है वो चीज़ों के साथ इकट्ठे होते हैं, देन दे बिल्ड अ मशीन। जब वो अपने अपने इनपुट्स उसके अंदर देते हैं तो वो एक आउटपुट बाहर आता है, एक मशीन बाहर आती है। सो वो एक वहाँ पर एक पॉइंट था कि मैंने ये सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3 किस्म की इंजीनियरिंग की जाए। तो इसके बाद थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने उसके ऊपर, तो आई केम टू नो दैट देयर इज एन इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स जिसके अंदर यू कवर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर, ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स इन वन। सो और जो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा था वो थोड़ा सा टफ था एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग एज वेल, बिकॉज यू हैव टू फुलफिल 3 स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग। उसके अंदर आपको वो 3 चीज़ें सीखनी पड़ती है, बट आई वाज रेडी टू टेक दैट चैलेंज। सो इस तरीके से मैंने जो है वो मैकेट्रॉनिक्स की तरफ आया मैं। अच्छा, मेकाट्रॉनिक्स पे आप आ गए तो ऑब्वियसली जब आप आए तो आपके लिए एक नई फील्ड थी, मशीनें आपने मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट तक देखी नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें नई है वो सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं इस मामले पे कि यहाँ का ये जो 3-4 साल का अरसा रहा, उसमें अगर आज फॉर एग्जांपल उस वक्त को छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं। अगर आज आप एज अ सीईओ या एज अ डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपने मेकाट्रॉनिक्स की इस
पूरी लर्निंग्स को और ज़ैबिश के इस एटमॉस्फेयर को किस तरह देखते हैं? उसका क्या रोल समझ रहे हैं? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और अगेन वही कि जिस तरीके से आपका टाइम स्पेंड होता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है, बहुत कुछ समझा रहा होता है. सो अदर देन दिस टीचिंग थिंग, अदर देन दिस STEM थिंग, I have another business of line engineering works as well, where we do industrial things, यानी वो इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा चीज़ें, we manufacture PCB there, और हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं वहाँ पर. सो वो सोली जो है वो आप कह लो कि मशीनों के गिर्द हम काम कर रहे होते हैं. सो एक वो भी एस्पेक्ट है. व्हेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, व्हेन यू गेट द कॉन्फिडेंस ना, आपका जो है वो काम करने का दिल होता है. जब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है ना कि ये मुझसे हो रहा है, ये मैं कर पा रहा हूँ, ये मैंने कर लिया, तो आपका उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने का दिल करता है. ऐसा ही बिल्कुल. तो जो भी हमारे पास यहाँ पर लैब्स के अंदर जो है वो इक्विपमेंट्स मौजूद थे, पावर लैब हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब हो गई, सो इसके अंदर जितनी मशीनरीज थी, सो लैब्स मुझे बहुत ही आसान, और जो है वो हालांकि लोग लैब से भागते हैं कि हमें जो है वो मशीन कंट्रोल करनी पड़ जाती है, हमें जो है वो डेटा निकालना पड़ जाता है, सो लोग उससे भागते हैं, लेकिन मुझे वही चीज़ ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि वो मुझे आसान लगती थी, रादर देन कोई जो है ना वो लिख कर वैल्यूज़ निकालने से बेहतर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था. प्रैक्टिकल वर्क मुझे ज़्यादा पसंद था. सो इन लैब्स ने बिल्कुल जो है वो मुझे हेल्प किया. इट गिव मी कॉन्फिडेंस कि मैं अपनी भी कोई इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट कर सकूं. सो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रीम को ही मैंने कंटिन्यू करते हुए जो है वो PCB मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की इन पाकिस्तान. और भी लोग करते हैं, बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर PCB मैन्युफैक्चर करते हैं. कुछ लोग जो है वो अब भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बट येस वी हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस हियर एज वेल. सही. ऑब्वियसली आपने जिस तरह बताया कि कॉन्फिडेंस एंड देन अगेन चीज़ों का इंटरेस्ट बहुत कुछ इंसान से करवाता है, एंड नीड टू से कि आपने जो सोचा है अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए. एक लफ्ज़ है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस करता है कभी-कभार. हम कभी-कभार उसको, जैसे मैंने आपसे आते ही बात की थी कि आप स्टीम, आपने मुझे देखा, फिर मैंने कहा स्टेम, फिर मैंने आपको कहा कि सर एक लफ्ज़ आता है स्ट्रीम भी. ये तीनों जो लफ्ज़ है ना कहीं न कहीं कंफ्यूज कर देते हैं. तो मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स को भी पता चले कि ये स्टीम है, स्टेम है या स्ट्रीम है, और इन तीनों के माबेन ये क्यों आप एक दूसरे को इतना इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं. अच्छा, ये वैसे स्टीम भी है, ये स्टेम भी है, और ये स्ट्रीम भी है. तीनों चीज़ें करेक्ट हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. स्टेम जो है वो कुछ लोग सिर्फ STEM कंसिडर करते हैं, विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. कुछ लोग इसके अंदर आर्ट्स को भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सो इट बिकम्स स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. एंड सम पीपल इंक्लूड R in that as well. एंड R stands for research. कुछ इसको रिसर्च लेते हैं, कुछ इसको रीडिंग लेते हैं. एंड देयर आर फ्यू कंट्रीज हु टेक इट एज रिलीजन एज वेल. ओके. तो उन्होंने रिलीजन को भी इसका पार्ट बना दिया है. सो ये वो फील्ड है जो एक्सपेंड होती जा रही है. So it was a STEM first, then it became STEAM, now it is a stream. कुछ लोग stream के नाम से यूज़ कर रहे हैं. So it is expanding. So ये जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें, ये जिस तरीके से हमारा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो इसके अंदर रिसर्च स्टॉप नहीं हो सकती. बिल्कुल. एवरी टाइम रिसर्च इज गोइंग ऑन, और आपका जो है वो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो चेंजेस आती जा रही है, आपके जो है वो रोबोट्स आपके सिस्टम्स के अंदर चेंजेस आती जा रही हैं. सो इसी तरीके से जिस तरीके से वो चेंजेस आ रही हैं, ये स्टीम बना, स्टीम से वो स्ट्रीम बना. सो इट इज माइट बी अब स्ट्रीम के बाद कुछ और भी इसका वर्जन हो. सो इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज ऑनगोइंग, ये ग्रो करता जा रहा है. सही. अच्छा, ऑब्वियसली चीज़ें बहुत सारी वक्त के साथ चेंज हो रही हैं. जिस बच्चे को हम देख रहे थे कि भाई वो सिर्फ इंजीनियर बनने के ख्वाब में था, ख्याल में था, सोच में था, वो इंजीनियर भी बन गया, सब कुछ हो गया, इंडस्ट्री के साथ भी काम कर रहा है, एंड देन अगेन भी स्टेम के ऊपर भी काम कर रहा है. स्टेम एग्जैक्टली जो है किस तरह क्या है, क्योंकि मैंने जब देखा कि आपका स्टेम क्लब भी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि स्टेम करता क्या है, और क्लब कैसे, और वो स्कूल कैसे, और इसके अंदर एनरोलमेंट के बाद एक बच्चे के अंदर क्या चेंजिंग्स आ सकती है. अच्छा देखिए, क्लब बेसिकली उस जगह को हम कहते हैं जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग जो है वो आकर अपनी जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. सो हमारा जो विज़न है वो यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर इसको 21st सेंचुरी स्किल्स को, इस टेक्नोलॉजी की स्किल्स को बच्चों के अंदर लाएं, उनकी जो है वो उम्र से पहले उनकी तरफ लाएं, और उनको उस चीज़ों की तरफ लाएं ताकि
जो भी ये कॉम्पिटेंट वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बिल्कुल। एडवांस हो रही है, जो एआई सिस्टम्स अभी हमारे पास मौजूद हैं, सो वो इस कॉम्पिटेंट वर्ल्ड का पार्ट बन सके, ना कि वो चैट जीपीटी और इन सारी चीज़ों को यूज़ करें, बट दे शुड बी फ्रॉम द इन्वेंटर, कि वो इन सारी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करें, यूज़ भी करें, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ करते हुए उसको इन्वेंट करें। सो जो ये बच्चों को करवाने का मकसद ये है, बेसिकली अगर आप बड़ी जितनी भी ब्रांड्स को देखेंगे, जिसके अंदर आप नासा की बात कर लें, जिसके अंदर आप अमेज़न की बात कर लें, व्हाट दे डू इज़ के अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम पे फंसते हैं, सो व्हाट दे डू, दे प्रपोज अ कंपटीशन, और वो कंपटीशन प्रपोज करते हैं फॉर किड्स, बच्चों के लिए, and they keep that problem in that competition, and then they let the kids to find the solutions. So वहाँ से क्या होता है कि एक जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मैंने साइंसेस पढ़ी हैं, सो जब मैं काम करने बैठता हूँ ना, तो ये सारी फिजिक्स की बाउंड्रीज, ये ग्रेविटी और ये सब दिमाग में रख के, ये सारी बाउंड्रीज दिमाग में रख के मैं एक आउटपुट निकालता हूँ, जो कि शायद मुझे नहीं चाहिए, बट व्हेन किड्स थिंक ऑफ इट, तो वो बिल्कुल फिक्शनल सोच के साथ आते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल यूनिक सी सोच के साथ आते हैं, फ्लाइंग कार्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हैं, ठीक है, तो वो फिक्शनल चीजों को वो रियलिस्टिक बनाने की बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली लेवल। यस, सो उनके दिमाग में जो भी फिक्शनल स्टोरी आई है ना, XYZ, वो पॉसिबल है या नहीं है, व्हाट साइंटिस्ट डू, वो इस फिक्शनल स्टोरी को पॉसिबल बनाने के लिए काम करते हैं। सो अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर पहुंच जाना एक अजीब सी बात थी, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन उस इम्पॉसिबल सी बात को बहुत आसानी से आज पॉसिबल हुआ, लाइक इट्स नथिंग, कोई बड़ी चीज ही नहीं है। इसी तरीके से देयर आर फ्यू थिंग्स, टेलीपोर्टेशन, कि एक वक्त में आदमी दो जगह मौजूद हो, लाइक अगर मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हूँ, और अगर मेरा कहीं और सेशन भी है, तो मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ। सो बच्चे बोलते ना, यार स्कूल नहीं जाना, बस कोई और चला जाए। सो ये वो वाली सारी चीजें हैं कि वो फिक्शनल चीजों को आप जो है वो रियलिस्टिक चीजों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बच्चों को ये चीजें करवाना जरूरी इसीलिए है कि दे कम अप विद ग्रेट आइडियाज, जो शायद आप और मैं इन बाउंड्रीज की वजह से सोच नहीं सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट फ्रॉम द अर्ली चाइल्ड। अच्छा, ऑब्वियसली जो आप वहाँ सिखा रहे हैं, समवट एक आइडिया तो हो गया कि बच्चे की इमेजिनेशन या उसके क्रिएटिव माइंड को नर्चर करने की चीजें बहुत ज्यादा होती है। इसका करिकुलम कैसे आपने डिजाइन किया, और आपकी अपनी सोच में क्या था? मतलब एक होता है ना यार, कोई काम नहीं है भारत के साथ, कोई काम वाम नहीं, चलो यार स्कूल खोल लेते, चलो मैंने भी इंजीनियरिंग की यार, थोड़ी बहुत चीजें हम सिखा लेंगे, एक स्टार्टअप कर लिया। इस तरह मैंने बहुत सारे और भी हमारे दोस्त हैं जिनको मैं देखता हूँ, कुछ भी नहीं था, उनके पास काम नहीं था, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उनको समझ में आ गया नहीं यार ये तो बहुत बड़ी और ये अच्छी चीज है, इसको डेवलप करते हैं। आपका माइंडसेट क्या था? क्या आप पहले प्लानिंग से आए या आपने बाद में प्लानिंग की? नहीं, पहले प्लानिंग से ही आया था। बेसिकली एक शौक था मेरा, मैंने आपको बताया था मशीन बनाने का, तो मुझे शौक था ही। मुझे ना कड़क नोटों का भी शौक था। क्या बात है। तो जब हम छोटे थे ना, तो ईदी में जितने नोट मिलते थे ना, उसको जो है वो हमने अपने गुल्लक में जमा किया, मनी बॉक्स में जमा किया, और इसके बाद जो है ना मैं उसको तोड़ के उसमें से जितने नोट्स निकले उसमें से फ्रेश को अलग किया, जो फ्रेश नहीं है उनको हम क्या करते थे कि हमने जो है वो टब के अंदर थोड़ा सा सरफ डाला, हल्की सी ब्रशिंग की, उसको सुखाया, इसके बाद आयरन किया, उसको प्रेस किया, नोट कड़क हो गया, अब अपने जो है वो मनी बॉक्स के अंदर दोबारा पैक करके डाल दिया। तो एक ये कड़क नोटों का भी एक अलग से क्रेज था। तो जब मैं इंजीनियरिंग की तरफ आया, मैकेट्रॉनिक्स की तरफ आया, तो मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही अपना ये बनाया कड़क नोटों पे। यस, सो आई मेड अ मशीन कॉल्ड PCB RPM, पेपर करेंसी बैक्टीरिया रिमूविंग मशीन। ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा जो है ना वो वजह हमारी नोट है। मैं आपको नोट दूंगा, आप ले लेंगे, आप जेब में डाल देंगे, तो जो मेरे डिजीजेज या मेरे पास जर्म्स बैक्टीरियाज हैं, वो एनी हाउ आपके अंदर ट्रांसफर होने, जब कोविड नहीं था, ये उससे भी के पहले की बात है। सो वो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था कि भाई ये तो इससे ये सारे जरासीम, क्योंकि मुझे वो जर्म्स और वो उसके ऊपर डर्ट नोट के ऊपर पहले से ही नहीं पसंद था। सो उसके बाद मैंने ये, क्योंकि मेरे फादर को बहुत सारी जो है ना वो डिजीजेस का सामना रहा और उनकी काफ़ी सारी सर्जरीज भी हुई, सो ही वॉज अ शॉपकीपर,
तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं जो है वो ये नोट गिनने की वजह से और इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब ही रहती है ऑल द टाइम, कोई हाइजीन नहीं है ऐसी चीज़ें। सो ये सारे थॉट्स दिमाग के अंदर थे। सो आई कम अप विद अ मशीन जिसको आप एक तरफ से आप नोट इंसर्ट करें एंड गला सड़ा सा नोट इंसर्ट करें और दूसरी तरफ से आप एक फ्रेश नोट जो है वो आपको मिल जाता था। सो उस आइडिया को मैंने एक मशीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आई गॉट ऑल द सक्सेस इन दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो एक चाइल्डहुड का एक जो है ना वो बचपने का मेरा एक ड्रीम था जिसको मैंने एक रियल रोबोट के अंदर, रियल मशीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाई किड्स कैन नॉट डू दैट, बच्चे भी ये कर सकते हैं। सो मैंने ये स्टेम की जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो सो आई कम अप टू नो दैट, आई केम टू नो दैट कि इस जो है वो बिजनेस के अंदर बच्चे खुद इन्वॉल्व होकर रोबोट्स बनाते हैं, उस रोबोट्स को प्रोग्राम करते हैं। अगेन वो अपनी जितनी इमेजिनेशन है, जितना सिस्टम है, जैसे मुझे उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी मशीन बनाने की, लेकिन इनको अभी से वो उन चीज़ों के साथ अपॉर्चुनिटी हासिल है कि जो वो सोच रहे हैं ना वो बना कर दिखाएं। असिस्टेंस के लिए वी आर देयर, हम वहाँ मौजूद हैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बट एटलीस्ट वो जो सोच रहे हैं, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर है, वो उसको हैंड्स ऑन करें। तो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ आ रही कि STEM is all about the possibilities. Yes. अगर you are thinking like something and you are still confused to do something, that means there's a possibility which is called STEM. People should understand कि STEM क्या है, किस कदर है। इस पे भी अगर आप लोग चाहते हैं, जी व्यूअर्स, आप चाहते हैं कि हम STEM के ऊपर शो करें, तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख भेजें हमें। और सवालात हो तो सवालात ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं वही सवालात बहरोज से पूछूंगा कि भाई हमारे पास ये सवालात आ गए और इस सवालात से रिलेटेड आप हमें अब जवाब दें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि भाई पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया है STEM। तो व्यूअर्स, इस वक्त तो टाइम आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का एक लिमिटेड होता है। एंड बहरोज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम, हाईली ऑनर्ड विद योर प्रेजेंस, और बहुत ही वाइटल, बहुत फ्रूटफुल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही लर्निंग सॉर्ट ऑफ सेशन फॉर मी एंड आई बिलीव फॉर माय व्यूअर्स, एंड आई बिलीव सेम प्रेजेंस फ्रॉम योर साइड इफ वी डेफिनेटली इनवाइट यू। क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भाई STEM के ऊपर क्या क्या पूछना है, किस कदर पूछना है, और STEM के बारे में प्लीज आपकी जो भी सवाल हैं जरूर लिख भेजें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा वेरी सुन मैं दोबारा बहरोज को इनवाइट करूं और हम सिर्फ और सिर्फ STEM पे बात करेंगे। STEM बहरोज, इस टाइम मैं यही चाहूंगा कि आप जो लोग मैकेट्रॉनिक्स, STEM या इस तरह की फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग के लिए अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, आपने तो ऑब्वियसली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर को देखते हुए मैकेट्रॉनिक्स को ऑप्ट किया, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी? अच्छा, मेरा सिर्फ ये एक सजेशन होगा कि स्टिक टू योर ओन बिलीव, आप अपने ऊपर बिलीव रखें। एंड एक सोसाइटी के अंदर एक चीज़ है, मौजूद है कि लोग ये बातें करते हैं कि हमारे पास इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है और हमारे पास जो है वो इंजीनियर ऐसे ही जो है वो फारिग घूम रहे होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो उनकी बातों को सुन के अपने कैरियर का फैसला ना करें, ठीक है। बी द वन। देखिए, अगर मेरे पास भी इफ आई एम अ रिक्रूटर, मेरे पास भी कोई इस तरीके का पर्सन आता है जिसको कोई काम नहीं आता बट ही वांट्स अ जॉब, से मैं उसको मना ही करूंगा। सही। बट अगर उसके सेकंड हैंड पे मेरे पास वो पर्सन आता है जिसको काम आता है, सो ऑब्वियसली मैं उसको बोलूंगा कि जी बिल्कुल आइए। सो ये वो लोग होते हैं कि जिन्हें ना काम आ रहा है, ना उन्होंने जो है वो इस चीज़ को सीरियसली लिया है, बट यस बातें ज़रूर की हैं कि देयर आर नो जॉब्स इन पाकिस्तान। सो इट्स नॉट लाइक दैट। बी द वन जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन करे बाकियों के लिए, और बहुत पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। सिर्फ लोगों की फर्जी बातों पे अपने करियर का डिसीजन ना लें। बी योरसेल्फ, स्टिक टू योर ओन डिसीजंस। जो आपको लगता है आपके लिए बेहतर है, आपको जो है वो आगे लेकर जा सकता है, डू दैट। सो व्यूअर्स, अगेन बात वही आ गई जो मुझे नजर आ रही थी, और मैंने पहले भी कहा कि STEM इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे सर ने भी कहा कि भाई पॉसिबिलिटीज पैदा करें जो आपके जहन में सोच में कर गुजरे, और उसके बाद ही तो पता चलेगा क्या होगा, किसका दर होगा। और इसी सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, अगले एपिसोड में। तब तक मुझे दे इजाजत। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच बहरोज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।